नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। आज हम आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके रहेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपातिक होगी। अगर सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार थोड़ा सा यस लिख देना। सभी का वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपातिक होगी। उसके वेग के, उसके विस्थापन के वर्गमूल के, उसके आयाम के वर्ग के, या उसके आयाम के। तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा जो होगी उसके बिल्कुल सही, उसके आयाम के वर्ग के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदित क्षमता जो होती है वो क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या आधी हो जाएगी। बताएं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उसके जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उबलता पानी भाप में बदल जाता है। उबलते पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है। जो उबलता पानी है वो क्या हो जाता है, वो भाप में बदल जाता है। तो उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो शून्य हो जाएगी, एक से कम होगी, अनंत होगी या एक ही रहेगी। बता। वेरी गुड। उबलते पानी में भाप में बदलता है तो उसकी ऊष्मा जो होगी वो अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। जिस विटामिन में धातु परासरण होता है, मतलब मेटल एटम होता है, वह कौन सा है। किसमें मेटल एटम होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12। आप सबको पता है, सभी को पता है, ठीक है, कि मेटल एटम किस में होता है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, रिकेट्स से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताओ। बिल्कुल सही। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इससे होता है, ठीक है। और एटम मेटल होता है विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति है। बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति स्पीसीज है। N2, O2+, O2- या O2। बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति है, तो वो हो जाएगा आपका N2। क्या हो जाएगा, बस खाली N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट। वाया, सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय हो जाएगा। तो आप सभी को पता है सर, सोडियम एसीटेट होगा। सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ नहीं, बी के साथ जाएंगे। इसके साथ बी के साथ चले जाएंगे, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके द्वारा शुरू किया जाता है? एस्पार्टिक अम्ल के द्वारा, ग्लूटाकिक अम्ल के द्वारा, एलानिन के द्वारा या मेथिओनिन के द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? बताएं। वाह यार, बिल्कुल सही, वो किया जाता है मेथिओनिन के द्वारा। किसके द्वारा? मेथिओनिन के द्वारा आपका शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे की दीप्तकाल प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? पौधे की दीप्तकाल प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? बताएं। वाह यार, फूलों की कलियां, पत्तियां, पुष्प या विभिजोतक? वाह यार, बिल्कुल आपका सही जवाब आया है। बिल्कुल, वेरी गुड। और किसी का आया क्या? पौधों की दीप्तकाल प्रतिक्रिया जो देखी जाती है ना, वो आप सभी को पता है, वो पत्तियों के द्वारा देखी जाती है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा देखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से जो होती है, और डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। एस अवस्था, G1 अवस्था, G2 अवस्था या एम अवस्था? बता। आपसे पूछा हुआ है कि डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से कौन सी होती है? वाह यार, बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए आपका। एस अवस्था होती है, एस प्र अवस्था होती है डीएनए की प्रतिकृति। वेरी गुड। डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, डीएनए और आरएनए का। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति के लिए गति का समीकरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति के लिए गति का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताएं। वाह यार, और किसी की? बिल्कुल आपका सही जवाब आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही। और किसी के कुछ आया क्या? नहीं। बताएं बताएं बताएं, आराम से बताएं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। सरल आवर्त गति के लिए गति का जो समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ना तो ए आएगा, बी आएगा, आपका बी वाला आएगा। बिल्कुल सही, D2y बटा DT2 बी वाला आ जाएगा। विमी सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विमी सूत्र ML-1 T-2 निम्न में से किसको दर्शाता है? विमी सूत्र ML-1 T-2 किसको दर्शाता है? और सबसे पहली बात तो आपको इसको, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वाह यार, और किसी के आया क्या? बिल्कुल सही, शक्ति का हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, शक्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोथेलेन एक स्वतंत्र युग्मक भिन्न है जो किसमें देखा जाता है? क्या क्वेश्चन है? प्रोथेलन एक
स्वतंत्र युग्मक भिन्न हैं जो देखा जाता है? थेलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या आवृत बीज में? वाह यार, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और किसी के आया क्या? बिल्कुल सही जवाब है। टेरिटोफाइट्स में, किसमें? प्रोथेलस एक शत्रुयुग्म भित्त हैं जो देखा जाता है आपके टेरिटोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन किसमें? लेकिन आपके आरएनए में नहीं। साइटोसिन, ओरेसिल, गुआनिन या थायमिन? बिल्कुल सही जवाब वो हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं? तो वो हो जाएगा आपका थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी के साथ चले जाएंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में भी जाना जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए? तो आप सबको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल तो होता है सर विटामिन, अभी बताया मैंने सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम जो हो जाएगा वो क्या होगा? बताएं। जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम आपको बताना है। बताएं, सही क्रम बताएं इन चारों में से। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। और किसी का? वेरी गुड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जगत। जगत इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है। उसके बाद आता है कुल, वर्ग आ रहा है, ठीक है, काट दो। गण आ रहा है, काट दो। संघ आ रहा है, काट दो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जगत आएगा, फिर कुल आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर वंश आएगा, फिर आएगी आपकी जाति। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्रिट टू चेट, क्रिट टू चेट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो निम्न में से किसके कारण होता है? किट टू चेट क्या है? एक प्रकार का सिंड्रोम है, एक ऑटोसोम आनुवंशिक विकार है जो निम्न में से किसके कारण होता है? अवियोजन के कारण, विलोपन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण या द्विगुणज के कारण? वाह यार, बिल्कुल आपका सही। किट टू चेट जो है ये होता है आपके विलोपन के कारण होता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन, ग्लियस कोशिकाएं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं जो होती हैं, ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं जो होती हैं वो फेफड़े होती हैं, गुर्दे होते हैं, पित्ताशय होते हैं या तंत्रिका तंत्र होता है? ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी होती? तो वो होता है आपका बिल्कुल सही, ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं आपकी तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सरे की भेदन या तीक्ष्ण शक्ति किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति या उसके वेग के कारण? बता।
तरंग एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण क्षमता किसकी वृद्धि के एक साथ बढ़ती है? तो आप सभी को पता है आवृत्ति। किसकी? आवृत्ति की वृद्धि के साथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस एसिड है? लुईस एसिड कौन सा है बताएं। लुईस एसिड आपको बताना है NH4 प्लस BCl3, BCl3 FeCl3, AiCl3 H2CO3 या HCl HNO3। कौन सा युग्म लुईस एसिड है? लुईस एसिड बताना है कौन सा है। आप सभी को बताएं लुईस एसिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BCl3 FeCl3। ऑप्शन नंबर हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। BCl3 FeCl3 ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है? सबसे आपको मजबूत अम्ल बताना है। CH3COOH, BrCH2COOH, FCH2COOH या CiCH2COOH। आपसे पूछा हुआ है कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है। कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है बताएं। वेरी गुड। और किसी की? बातें मत करो, बातें न करें, ठीक है। बिल्कुल सही। सबसे मजबूत अम्ल जो हो जाएगा FCH2COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? किसमें कोई भी एक अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? अरंडी, काली मिर्च, मटर या जौ? बताएं। वाह यार, बिल्कुल सही जवाब। मटर में एक अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता। अगला, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद सेक्रिक अम्ल, सार्बिटाल, ग्लूकोनिन अम्ल या मेटिनॉल? वेरी गुड। ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर जो प्राप्त उत्पाद होता है ना, वो होता है आपका ग्लूकोमिन अम्ल। कौन सा होता है? ग्लूकोमिन अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में वह चरण कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल है वो कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें होती है जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल है, उसमें आपका मेटाफेज है, पूर्व अवस्था है, एनाफेज है या इंटरफेज है? वेरी वेरी गुड। उसमें आपका आ जाएगा इंटरफेज। क्या आ जाएगा? इंटरफेज। कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था शामिल है, उसमें हो जाएगा इंटरफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस के द्वारा, स्ट्रेकलैंड के द्वारा, हेक्सले के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा? द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? वेरी गुड। द्विपद नाम पद्धति की जो प्रणाली है वो आप सभी को पता है, वो दी गई थी आपकी कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली दी गई थी, कार्ल लिनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा 200 रुपये वाली PDF लेना है तो ले लेना, जिसमें आपके 11,000
ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। क्या है? 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्या है उसमें वो भी बता देता हूँ। पहला आपको मिलेगा 2007 से 2019 तक के पीएनएसटी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उसके सॉल्यूशन सहित पीडीएफ। दूसरा आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना रखे सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद 500 क्वेश्चन एक बना रखे हैं बायोलॉजी की। उसके बाद 1500 क्वेश्चन एक बना रखे सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश। उसके बाद आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के अलग एक बुक के सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बुक है। इतना सारा सिलेबस आपको मिलेगा मात्र 200 रुपये में। इसके लिए आप किसी भी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और डेमो देखना है या हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो यही नंबर है। कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। गैट्रिक्स ग्रंथियां में पेट्रिक सेल स्त्रावित करती हैं। गैट्रिक्स ग्रंथियों में पेट्रिक सेल स्त्रावित करती हैं अंतःस्थक घटक को, बलगम या कफ को, एचसीआई को या पेप्सिनोजेन को। गैस्ट्रिक ग्रंथियां में प्रोस्टेट सेल किसको स्त्रावित करती हैं? वायर शाबाश, वेरी गुड। वो करती है आपकी पेप्सिनोजेन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, पेप्सिनोजेन को। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एथिलीन होता है, साइटोकिनिन होता है, गिबरेलिन होता है या ऑक्सिन होता है? बताएं कौन सा हार्मोन्स है जो एपिकल डोमिनेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि सर वो ऑक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? एकेटिन, युग्मनाणु, अचल अचल बीजाणु या चल बीजाणु? वाह यार, बिल्कुल आपके सही जवाब आ रहे हैं। और किसी का आया? नहीं आया? क्या बात कर रहे हो आप? वाह यार, वाह यार, बिल्कुल आपका सही आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर युग्माणु, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा था? क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा है? बताएं। वाह यार, और किसी के? 30 से क्वेश्चन हो गए, 30 से 35 क्वेश्चन। वेरी गुड। वो है आपका अमोनिया। क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला जो पहला स्थिर यौगिक है वो है आपका क्या? अमोनिया। अगला क्वेश्चन। क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना, क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना जो है केवल डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन है? केवल डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन और आरएनए है? केवल डीएनए है और डीएनए और आरएनए? सबसे पहले तो आपको डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म कहीं पर भी दिखे एक बार तो आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए बताएं। डीएनए आरएनए का तो मैंने आपको बोल के याद करा दिया है, इसका फुल फॉर्म तो। बिल्कुल सही। आने दो आंसर। जहाँ तक 4 आंसर नहीं आए, आंसर क्वेश्चन का जवाब सही कैसे हो सकता है?
हाँ आए, ए भी आया, बी भी आया, तो बिल्कुल सही है। आपने बताया होगा कि सर डीएनए, केवल डीएनए हिस्टोन नहीं सर, डीएनए भी हो सकता है, हिस्टोन भी हो सकता है, गैर हिस्टोन भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो सर हम बी के साथ जाएं क्या? तो मैंने कहा जाओ, तो बी के साथ बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन देखकर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। वायरस विशेष रूप से होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि यह सभी। तो मुझे पता था। आप इसका आंसर क्या लगाओगे? लगाओ लगाओ लगाओ, पहले लगा लो उसके बाद बता दो। बिल्कुल सही, मुझे पता था आप लगाओगे सर। वायरस विशेष रूप से जो होते हैं वो सभी में होते हैं, लेकिन ये गलत। वो होते मात्र मात्र परजीवी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान फाइबर बनते हैं? समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान फाइबर बनते हैं? मध्य अवस्था, पश्चावस्था, पूर्व अवस्था या टीलोफेज? ये क्वेश्चन आप सभी के आंसर में आपसे सुनना चाहूंगा। ऐसे भी करके आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आप जरूर बताओ। आप सभी से मैं इसका आंसर सुनना चाहूंगा। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सब तरह के आंसर आना चाहिए, पर सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है मेटाफेज, मध्य अवस्था। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु फाइबर बनते हैं? तो वो मेटाफेज आएगा। अगला क्वेश्चन है कि नहीं, खत्म? नहीं। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। उस ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। बताएं। बिल्कुल सही जवाब। और किसी के? और किसी के आया क्या कुछ? आने दो आने दो आने दो, आराम से आने दो, पर क्वेश्चन का सही जवाब आने दो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही, वेरी गुड। थायराइड आउट टू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा शिशुओं में होती है, भ्रूण में होती है, वृद्धों में होती है या वयस्कों में होती है? किसमें शरीर में कोलेजन की सबसे, तो कोलेजन की सबसे ज़्यादा मात्रा वयस्क में होती है। किसमें? वयस्क में होती है। ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? ये मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर और आपको ये बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस नंबर में फिर बता देता हूँ, 9753749986 है ना, 86 97 53 54 99 86। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद।